हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये जो है लीनियर अलजेब्रा चैप्टर के अंदर फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और जो है नेचर ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी थी। आज जो है थोड़ा एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे और जो है नेक्स्ट कंसेप्ट को जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है आपको नीचे इसी वीडियो के मिल जाएगा। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये मैं रोज हर वीडियो में बोल चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू हमारे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ, मैंने क्या बोला था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दोस्तों, हमारे पास इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, आप ए एक्स प्लस इज इक्वल टू बी के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है वो जीरो हो सकता है। ये दो टाइप के हमारे पास होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबके सामने लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड, एक मैंने ले लिया इक्वेशन। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे 7x प्लस 0y प्लस 3z ऐसा एक मैंने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4x प्लस 2y माइनस 3z एक मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया एक इक्वेशन। और साथ में माइनस 4x प्लस टू आप मान लीजिए 2y, चलो 2y, ठीक है, ये कह सकते हैं आप 2y माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ पे ये मान लिया। या फिर यहाँ पे ना y नहीं, यहाँ पे z कर देते हैं, इससे अच्छा z हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये बेसिकली मेरे को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो गिवन है, बहुत सारे इक्वेशन गिवन है, एक दो तीन चार चार इक्वेशन हमारे पास गिवन है। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? जो कोफिशिएंट्स होते हैं, क्या जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उसको मैं एक जगह रखूंगा, दैट इज बेसिकली नथिंग बट टू। एक्स के कोफिशिएंट सारे लिख देते हैं, 7 4 माइनस 4। वाई का कोफिशिएंट अगर मैं देखूंगा दैट इज नथिंग बट माइनस 1 0 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। एंड साथ में अगर जेड देखूं तो 4 3 माइनस 3 और 1। तो ये चार बेसिकली हमने सारे जो कोफिशिएंट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैंने ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पे बना के तैयार कर दिया। अच्छा, जितने भी मेरे पास दोस्तों जो वेरिएबल्स है दैट इज एक्स वाई जी, उसको मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड के माध्यम से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और साथ में जो बी वाला मैट्रिक्स होगा दैट इज द आउटपुट, या फिर जो बी वाला मैट्रिक्स होगा दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने बेसिकली आउटपुट नहीं लिखा है, दिस इज नथिंग बट जीरो मान लेते हैं इसको। तो उस केस में दोस्तों जो बी मैट्रिक्स बन के तैयार होगा दैट इज नथिंग बट अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ जीरो टू डबल जीरो, है ना, ऐसे करके। तो दिस इज बेसिकली जीरो, जिसे हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दिस इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, अननोन बोल सकते हो, अननोन वेक्टर, अननोन वेक्टर। और इसको वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जो है दूसरा जो ए वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसे मैंने नाम भी बताया था। सारे कोफिशिएंट जो है एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स के अगर मैंने एक मैट्रिक्स में डाले हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं। तो इसको जो है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स में ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब जो है दोस्तों क्या होता है, हम कुछ चीजों के बारे में जानने वाले हैं, हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन हमारे पास होता है, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन एक दूसरा टाइप का सोल्यूशन होता है, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे आपके पास। ठीक है, और तीसरा हमारा कैटेगरी होता है नो सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन आया ही नहीं। तो हमने जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास तीन कैटेगरी बनते हैं, या तो उसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, या तो नो सोल्यूशन होगा। अगर मैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहली बात तो मैं x को जीरो रखूंगा, सॉरी y को जीरो रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर x को जीरो रखता हूँ y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई माइनस 1 बाई 3 आ जाएगी। हाँ,
तो ये दो दोस्तों आई। अब इसके अलावा हमारे पास ऐसा और जो है वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस वजह से जो x आता है दैट इज नथिंग बट 3, 1 माइनस 1/3, ये हमारे पास आता है। दैट्स वाई दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है। अगर मैं इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन की बात करूं, ये तो यूनिक सोल्यूशन की बात कर ली, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन की बात करूंगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने 5 दे दिया, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 दे दिया। दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इक्वेशन 2 मिल जाने वाला है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, x1 की वैल्यू 1 1 भी हो सकती है, 1 1 पुट करो सेम आंसर आएगा। अगर मैं 2 और 1/3 भी पुट करता हूँ तो भी सेम आंसर आएगा। और ऐसे चलते चलते हमारे पास infinite solution, कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो उसके पास जो है आपको आंसर मिलता रहेगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट हमारे पास। एंड दिस वाई हमारे पास जो है यहाँ पे इसको हम इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। नॉन इन मतलब नॉन सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 5 का और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 का। आप देख सकते हो कि ये दोनों तो ठीक था भाई, 2 मल्टीप्लाई करता तो आ जाता, बट 5 और 9 दोनों भाई कोई कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि 2x प्लस 3y 5 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली आप देख सकते हो, अगर मैं 2x प्लस 3y यहाँ पे 5 के बराबर है और इक्वेशन 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.5 क्या है ना। तो या तो ये सच है या ये सच है, दोनों सच तो हो नहीं सकता, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। और जब भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है दोस्तों, हमें नो सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अपने डिस्कशन में, जो 3 टाइप के हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे पढ़ा है उसमें हम ये कर सकते हैं, अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइन 1 एंड लाइन 2 है, तो हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तभी जाके हमें यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर मैं इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात करूं तो लाइन 1 मान लेते हैं कि दिस इज द लाइन 1, तो इन फॉर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप करना चाहिए लाइन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास ऑल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगी, दोनों मिल जाएंगी लाइन, तभी जाके ये पॉसिबल है। तीसरा अगर मैं बताऊं पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन कब होगा, जब दो पैरेलल लाइंस L1 और L2 ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तभी जाके हमारे पास दो सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों मान लेते हैं एक चीज और, यहाँ पे वापस जाएंगे क्योंकि मेरे को टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताने के बाद मैं आपको कुछ और चीजें जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या है वो चीजें, सबसे पहली बात तो मान लेते हैं, अब ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर ए इक्वल टू बी से ना हम एक चीज बनाने वाले हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं जिसको हम लोग कुछ स्पेशल नाम देने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, जब भी दोस्तों मैं ए और बी वाले मैट्रिक्स को मिला देता हूँ ना, उस जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसी को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, जो भी हमने ए मैट्रिक्स बनाया था उसको चुपचाप करके आंख बंद करके आप लिख लो। आंख बंद करके लिख नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा खोल देना और लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे पार्टीशन टाइप्स यहाँ पे कर देंगे, कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो है 0 2 0 जो भी था बी मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एक जो है, यहाँ से हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, m क्रॉस n का है, और x जो है वो बेसिकली हमारे पास n क्रॉस 1 का है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद b जो है वो m क्रॉस 1 का है, ठीक है। तो ये हमारे पास भी कॉलम मैट्रिक्स है, और n जो है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इक्वेशन, क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन जो होती है जितने भी हैं दिए हुए हैं उसको m रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे। और बी जो है वो तो कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैंने आपको बता दिया कि एम और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा हम जो है यहाँ पे ज्ञान वाली बात लेने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है कि अगर इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ n इज इक्वल टू n, एंड इफ m इज लेसर देन n, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उस केस में हमारे पास एक ओवर डिटरमाइंड सिस्टम है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम हम इसको बोलेंगे, ठीक है।
अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल ही बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कम है तो इसको हम अंडर एस्टिमेट, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम बोलेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस गिवन है वो हमारे पास कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 है बट इक्वेशन 3 दे रखी है, तो अंडर डिटरमाइंड हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अब जो है दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जितना हमने सीखा है उसी के बेसिकली डेवलप्ड जो कंसेप्ट को हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले और एक चीज मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके फॉर्म का हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। एंड दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे गिवन है जहां पे बी मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नल मैट्रिक्स है। इन दैट केस हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अभी जो है मैं मेन चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, दो सिस्टम्स के बारे में। सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की दोस्तों मैं बात करूं तो या तो वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, या तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट जैसे कोई कोई जो है वो पढ़ाई में कंसिस्टेंट होते हैं, अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट होते हैं। कुछ लोग जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो कि कुछ बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कभी पढ़ते हैं जब मन करता है, वरना रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बट ये तो हो गया हमारे पास जो बच्चे हो गए। बट अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करूं, मैट्रिक्स में बात करूं, लीनियर अलजेब्रा में बात करूं, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट इन्फानाइट और यूनिक सोल्यूशन। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या तो इनफिनिट सोल्यूशन हो, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट कब हो जाएगा, जब हमारे पास नो सोल्यूशन वाला केस हो, नो सोल्यूशन वाला केस हो, तो हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। अब जो है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मेथड्स, मेथड्स टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस मतलब एक्स इज इक्वल टू बी वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको कैसे दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे गहराई में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो कंसीडर क्या करना है, इसमें कंसीडर हमें ये करके चलना है कि ए एम क्रॉस एन एक्स एन क्रॉस वन इज इक्वल टू बी एम क्रॉस वन। ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। अब इस मेथड सॉल्व करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं, दो हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका यह है रैंक मेथड। क्या है, रैंक मेथड। पहला तरीका क्या है, रैंक मेथड। रैंक मेथड क्या होता है दोस्तों, हम रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, रैंक ऑफ ए कैलकुलेट हम करेंगे। अगर रैंक ऑफ ए बराबर आता है रैंक ऑफ ए डॉट बी का, दैट इज बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का, अगर इन दोनों का रैंक हमारा बराबर आता है, एंड साथ में यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, और ये फिर फर्दर जो है बराबर होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता है, जितने भी वेरिएबल्स गिवन है, तो क्या होगा, और ये जो है लेस देन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। इतना तो होना ही चाहिए कि रैंक ऑफ जो है बराबर होना चाहिए, और साथ में फिर आगे चल के जो है लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास। ये अगर इक्वल टू होता है दोस्तों, तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सोल्यूशन हमारे पास इधर होगा। अगर ये तीनों जो है बराबर होते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर बेसिकली लेस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है हमारा रैंक, तो हम ये बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन विल एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे है क्या, कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर ही नहीं आता, पहला स्टेप ही गायब हो गया, क्या कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है और ए का रैंक है वो बराबर ही नहीं है, इन दैट केस हम ये कंक्लूड करेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन, उसके पास बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं दूसरा दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, पहला तरीका देख लिया, हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स या फिर आप कहते हो डिटर्मिनेंट मेथड, आप मैट्रिक्स मेथड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स मेथड। बेसिकली यहाँ पे भी दोस्तों जैसे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में हम चेक कर रहे थे, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी ये चीज लगा देते हैं तो गलत आंसर आता है।
अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और वो जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। ये तो आप पूरा मान लो, ठीक है। पहला चीज हमें ये पता चल गया। दूसरा जो चीज हमें यहाँ पे पता चली क्या है, वो दूसरी चीज है दोस्तों, कि अगर दोस्तों जो मॉड ऑफ मतलब सॉरी मॉड ऑफ क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, एंड एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी अगर ये 0 है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे केस है कि भाई एडजॉइन बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 है, एंड एडजॉइन ऑफ ए और बी एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी ये जो है 0 के बराबर नहीं है, इन दैट केस इट विल हैव नो सोल्यूशन यहाँ पे होगा। तो ये जो है प्रॉपर मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड, और ये हमारे पास रैंक मेथड। स्पेशली रैंक मेथड जो है यूनिवर्सल मेथड है, आप कहीं भी लगा सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास इधर होता है। और दोनों का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जो है दोस्तों हम होमोजीनियस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। दोस्तों होमोजीनियस से जाने से पहले मैं एक यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ। नोट ये है जो हमने अभी तक सीखा है, कि बेसिकली अगर हमारे पास इफ नोट मैंने यहाँ पे कराया है, व्हेन रैंक ऑफ ए जो है ना दोस्तों, वो हमारे पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी के बराबर अगर नहीं है, तो हमारे पास नो सोल्यूशन आता है। ये तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बिल्कुल सर आपने बताया था, ये सही भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें दोस्तों दो कंडीशन आती है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, या तो रैंक ऑफ ए जो है ग्रेटर देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इन दोनों पॉसिबिलिटी में दोस्तों व्हाट इज द फिजिबल पॉसिबिलिटी, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा करेक्ट है दोस्तों, दिस कैन हैपन, ये जो है आपको चूज कर लेना है। यही हमारे पास हर जगह यूज भी होने वाला है, आप अगर ध्यान से क्वेश्चंस में लगता भी है, बट दिस थिंग, ये जो चीज है, ये जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। रैंक ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंक ऑफ बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स कांट एक्सीड कांट एक्सीड कांट एक्सीड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आपको एक नोट जो है यहाँ पे अपने दिमाग में ठंडा करके घुसा लेना है कि भाई ये जो चीज है वो पॉसिबल है। रैंक ऑफ एक इज लेस देन ऑलवेज, इसका मतलब मैं इक्वल टू कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब जो है बेसिकली इक्वल टू मैंने लिखा है, नॉट इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, तभी जाके नो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए है ना, वो हमेशा कम आता है रैंक ऑफ ए बी के। तो ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वेन बेसिकली यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी के लिए, फॉर इनकंसिस्टेंसी मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, फॉर इनकंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो रैंक ऑफ ए है दैट इज ऑलवेज लेसर देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी, ठीक है। अब दोस्तों हम जो है बात कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की दोस्तों मैं अगर यहाँ पे बात करूं, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर मैं बात करूं क्या होती है या क्या चीज है, इन दैट केस हमारे पास फॉर एग्जांपल बेसिकली द जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज मैंने पहले बता रखा था, ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे आप कह सकते हो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी जीरो मैट्रिक्स, या फिर नल मैट्रिक्स आप कह सकते हो, है ना, नल मैट्रिक्स यहाँ पे आप कह सकते हो। दूसरी चीज ये, होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेवर बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, या तो इन्फानाइट हो, तो एवरी टाइम ऑलवेज ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे पास x है, तो दैट विल बी बेसिकली x कॉमा y कॉमा z मैंने मान लिया इज वन ऑफ द सोल्यूशन, इज वन ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पे होगा।
यहाँ पे दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यूनिक की मैं बात करूँ, यूनिक सोल्यूशन की मैं बात करूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्राइवल सोल्यूशन भी बोलते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन, ट्रिवियल भी बोल देते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। जीरो सोल्यूशन भी हम यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों, जीरो सोल्यूशन। और हमारे पास यहाँ पे हम ऑलवेज एग्जिस्ट अगर कहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो इसको मतलब आपको समझ जाना है कि क्या बात हो रही है, यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। बेसिकली हमारे पास 0 0 0 जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको हमारे पास यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा क्या है, इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन। इसको हम नॉन ट्राइवियल भी बोलते हैं, या ट्रिवियल जो भी आप बोलना चाहो, सोल्यूशन भी बोलते हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पे ऑलवेज, ऑलवेज जो है यहाँ पे बेसिकली नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, दोनों में ऑलवेज एग्जिस्ट ही होगा, सॉरी दोनों, क्योंकि एग्जिस्ट तो हमेशा होना ही चाहिए, तो ऑलवेज एग्जिस्ट हमारे पास अगर कहीं भी लिखा है तो दोनों में यही मतलब हमारे पास इधर होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या चीज होने वाली है। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट, यहाँ पे नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों बन जाता है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज, ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए क्या बोला था मैंने, या तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा या तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जीरो जो है वो भी एक सोल्यूशन है किसका, होमोजीनियस सोल्यूशन का। दैट्स वाई हमारे पास ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो कोई भी सोल्यूशन है एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया कि भाई होमोजीनियस ऑलवेज द सोल्यूशन, सेट ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले मेथड्स टू सॉल्व होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सेट ऑफ, जैसे मैंने आपको नॉन होमोजीनियस के लिए रैंक मेथड, मैट्रिक्स मेथड बताया था, वैसे ही इसके लिए देख लेते हैं। इसमें भी दो तरीके हैं दोस्तों, और दोनों ही थोड़े थोड़े आसान है। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या है, अगर दोस्तों हमारा रैंक ऑफ जो ए है, रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर आता है नंबर ऑफ वेरिएबल के, रैम बेसिकली रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर या तो कम, नंबर ऑफ वेरिएबल के कम, बेसिकली उससे कम आएगा रैंक। ठीक है, तो अगर बराबर आता है तो हम इसको बोलेंगे कि भाई यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक या ट्रिवाइल ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर कम आता है तो हम इसको इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोल देंगे। अगर मैं दोस्तों दूसरी मेथड की बात करूँ, ये जो रैंक मेथड मैंने आपको बता दिया, अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स मेथड की, किसकी, मैट्रिक्स मेथड की दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इन दैट केस अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जीरो के बराबर आता है और जीरो के बराबर नहीं आता। ठीक है, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आ जाता है तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास जब जीरो के बराबर नहीं होता है। ये जो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मेन जो है चीज मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में और हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, दैट इज नथिंग बट रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। अब ये क्या भला है भाई, ये भी बता दो सर। बिल्कुल बता देंगे, 2 मिनट बस आपको पेशेंस रखना है। क्या है, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है दोस्तों, नलिटी इज इक्वल टू, रैंक नलिटी अगर निकालना है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली नलिटी दोस्तों क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को हम यहाँ पे नलिटी बोलते हैं। अब नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस दोस्तों सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम नल स्पेस यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा लिखा देता हूँ, नल स्पेस की दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं अगर, तो बेसिकली नल स्पेस सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन दोस्तों निकल के आ रहे हैं किसके, होमोजीनियस सिस्टम के, होमोजीनियस सिस्टम के, उसके अगर मैं सेट बना देता हूं, उसी के सॉल्यूशंस के सेट को हम यहाँ पे नल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब नल स्पेस का डायमेंशन जो है उसी को हम यहाँ पे नलिटी बोल देते हैं। अब नलिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, किसका, जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, माइनस रैंक ऑफ
ए माइनस रैंक ऑफ ए। थोड़ा सुंदरता से यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ सके। बहुत घटिया हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखने की जो है मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। थोड़ा सा अपने आप को सुधारेंगे जिससे जो है आप सबको अच्छा लग सके। नलिटी की अगर मैं बात करूं दैट इज नथिंग बट हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास अब नलिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों? टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फॉर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अगर मेरे को फाइंड आउट करने हैं तो मैं ये वाला फॉर्मूला दैट इज बेसिकली नलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो दोनों फायदे हो गए। नल स्पेस क्या होता है पता चल गया। नलिटी जो है वो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है और नल स्पेस का डायमेंशन जो है वो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का इन बेसिकली होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। और दोस्तों इसी के साथ हमने आज बहुत सारी चीजें कंसेप्ट जो है छोटी मोटी कंसेप्ट सारे डिस्कस करने की कोशिश करी है। एंड आज जो है हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक ही पेज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज हमने होम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर नॉन होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर हमने रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी, नल स्पेस, इन सब के बारे में यहाँ पे नॉलेज ली है। एंड इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको मजा आया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।